Introduction to Electrodynamics by David J. Griffiths, प्रॉब्लम नंबर 2.2। इस प्रॉब्लम में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करना है ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इससे पहले हमने एग्जांपल नंबर 2.1 में E फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, लेकिन इस प्रॉब्लम में हम E फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो मैं लेट करता हूँ, मेरे पास जो है वो ये एक अरेंजमेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और ये हमारे पास जो है ये मिड पॉइंट है, और हमने जो ई फील्ड फाइंड करना है वो हमने एट अ डिस्टेंस जी अबव द मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो लेट करता हूँ, ये मेरे पास जो है वो जी पॉइंट है जहाँ पे हमने जो है वो ई फील्ड फाइंड करना है, और हमारे पास क्यू से माइनस क्यू का जो डिस्टेंस है वो लेट करते हैं, वो हमारे पास जो है वो डी के इक्वल है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारे पास जी एक्सिस हो जाएगा। और मिड पॉइंट से इस पॉइंट जी तक का जो डिस्टेंस है वो हम लेट करते हैं वो जी है, और इस माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट जी तक का जो डिस्टेंस है वो हम लेट करते हैं वो हमारे पास आर के इक्वल है। सिमिलरली ये भी हमारे पास जो है वो आर के इक्वल होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो ई फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो हम कहेंगे कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो ई फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड, और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास E1 है। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो ई फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो E2 फील्ड है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और ये जो E2 फील्ड है ये Z एक्सिस के साथ जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, और E1 फील्ड जो है वो भी Z एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा। अगर ये थीटा है तो हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस विल बी आल्सो थीटा। हमने एग्जांपल नंबर 2.1 में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी वेक्टर किसी एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बनाता है तो उसको हम जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम E1 और E2 क्योंकि वेक्टर हैं, इनको हम इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि थीटा के सामने हमेशा हमारे पास जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो मैं लेट करता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो ये E1 साइन ऑफ थीटा है, और सिमिलरली ये मेरे पास जो है वो E2 ऑफ साइन थीटा है। अगर ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि टुवर्ड्स एक्स एक्सिस हैं, तो हम कह सकते हैं दिस विल बी आल्सो a vertical components of this vector and this vector, like this E1 sin theta, E2 sin theta। मेरे पास स्पेस कम है, तो जस्ट मैंने जो है वो इस कंपोनेंट को सिमिलरली यहां से उठा के यहां पे रख लिया, और इस कंपोनेंट को यहां से उठा के यहां पे रख लिया, और ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। और अगर हमारे पास ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो हमारे पास इस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमारे पास जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम कहेंगे E1 ऑफ cos थीटा। सिमिलरली इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमारे पास जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, E2 ऑफ cos थीटा। इसको और आसानी से समझने के लिए मैं रिकॉल कर देता हूं। मैं लेट करता हूं, ये हमारे पास जो है वो एक वेक्टर A है, और ये जो है वो एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसको अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये हमारे पास जो है वो इसका एक्स कंपोनेंट होगा जिसको हम ए ऑफ कॉस थीटा कहेंगे, और थीटा के सामने कौन सा कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हमारे पास जो है वो ए ऑफ साइन थीटा है। तो देखें ये ए कॉस थीटा है, और ये हमारे पास जो है वो ए साइन थीटा है, और ये हमारे पास जो है वो ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये हमारे पास जो है वो ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा, रिजल्टेंट हम कह सकते हैं इसको।
तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो नेट ई फील्ड आएगा वो टुवर्ड एक्स एक्सिस आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो एक इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड है, और एक डाउनवर्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास जो है वो नेट ई फील्ड जो आएगा वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, जिसको हम कहेंगे ई एक्स। वो इक्वल होगा E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। इन प्रॉब्लम्स में जो बेसिक होता है वो फिगर को ही समझना जरा मुश्किल होता है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। क्योंकि हमने कहा कि चार्जेस इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि इस चार्ज की वजह से जो ई फील्ड होगा उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो E1 इक्वल होगी इस चार्ज की वजह से जो ई फील्ड होगा जो कि रेडियली इनवर्ड है E2, और ये दोनों इक्वल होंगे ई के। तो हम इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अगर हम 2 को इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास जो है वो ई एक्स इक्वल आ जाएगा ई साइन थीटा प्लस ई साइन थीटा, और ये इक्वल आ जाएगा 2e साइन ऑफ थीटा। अब हम जानते हैं एज वी नो ई हमारे पास जो है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 कह दें तो हम इसको अगर इक्वेशन 3 में पुट करें तो हमारे पास ई एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर साइन ऑफ थीटा। याद रहे हम इधर कटिंग नहीं करेंगे, 2 को 4 से नहीं काटेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो है एक क्वांटिटी के इक्वल है जिसको हम के कहते हैं। अब हमारे पास इस इक्वेशन में इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो 4 कह लेते हैं। इक्वेशन 4 में हमारे पास दो अननोन है। एक हमारे पास जो अननोन है वो है हमारे पास r, और दूसरा हमारे पास जो है वो अननोन है वो है साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड करके हम जो है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फ्रॉम फिगर अगर मैं इस ट्राइंगल को इस फिगर से बाहर निकाल लूं तो ये कुछ जो है वो इस तरह होगी। हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास r होगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा, देखें अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस d है तो इट मीन्स मिड पॉइंट से इस चार्ज तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा d/2। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा d/2, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एंगल थीटा है और ये हमारे पास z है। तो अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि हमारे पास इस वक्त r है, r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इस केस में क्योंकि थीटे के सामने परपेंडिकुलर होता है हमारे पास ये परपेंडिकुलर, यहां से r हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर। सिमिलरली इसी फिगर से हम जो है वो साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा d/2 ओवर r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d/2r। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो r को और साइन थीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो हमारे पास जो है वो ई एक्स इक्वल आएगा टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, अब देखें आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जी स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो है वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और साइन थीटा हमारे पास है d/2r,
और आर की हमारे पास वैल्यू ये है। तो इस आर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ जी स्केयर प्लस डी बाई 2 स्केयर की पावर 1/2। अब देखें हमारे पास बेसे सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। बल्कि हम यहाँ पे इस 2 को इससे पहले काट लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। Ex इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 इक्वल हो जाएगा 3/2 और बेस हमारे पास जो है वो सेम आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्केयर प्लस डी बाई 2 स्केयर की पावर 3/2 और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डी जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो डी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और ये आर यूनिट वेक्टर होगा। तो ये जो है वो हमारे पास ई फील्ड है ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की वजह से। अब यहाँ पे एक केस हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम केस नंबर 1 कह लेते हैं। सिमिलरली एग्जांपल 2.1 की तरह हम इधर भी क्या करेंगे, इफ z इज फार अवे, मीन्स कि अगर हम इस z पॉइंट को बहुत दूर ले जाते हैं तो क्या होगा हमारे पास, देन d जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0 के। इट मीन्स अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें, इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, देन d अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। अब ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो Ex जो है वो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 0 z स्केयर प्लस d/2 स्केयर पावर 3/2 और यहाँ पे हमारे पास r यूनिट वेक्टर होगा। इस 0 की वजह से Ex जो है वो हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। अब इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन ये है कि जब हम z को बहुत दूर ले जाएंगे तो ये डिस्टेंस d अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये q चार्ज और ये माइनस q चार्ज जो है वो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा और ये दोनों इन दोनों का नेट इफेक्ट देखेंगे तो माइनस q प्लस q एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और हमारे पास जो है वो Ex जो है वो 0 हो जाएगा। इसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, as d is approximate equal to 0, so this arrangement of charge look like a single charge and the net charge is 0, so E will be 0